नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लेकर के आऊंगा, तो आज मैं अन्योक्तः पाठ का एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। तो जल्दी से अपनी पुस्तक को अपने पास रखिएगा और पूरी एक्सरसाइज को आज हम लोग करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से नोट्स तैयार करवाए गए। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्तम और उत्कृष्ट अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से जल्दी संपर्क करिएगा। कैसे करना है संपर्क, वो मैं आपको बताता हूं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। चलिए, आज की क्लास रहेगी हमारी कक्षा 10वीं संस्कृत शैमुषी द्वितीयो भागः अन्योक्तयः एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मतलब अभ्यास कार्य का आज हम हल करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, पहला प्रश्न आपकी पुस्तक में भी होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न को आप जब तक देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको आंसर नहीं बनेगा। और अगर परीक्षा में अच्छे से नंबर लाना है तो प्रत्येक प्रश्न को कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। ठीक है। अब यहां पर अभ्यासा लिखा हुआ है और प्रथम आपका प्रश्न है। पहले प्रश्न में देखेंगे, लिखा है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन का मतलब क्या होता है जानते हैं? एक पदेन का मतलब होता है एक पद के द्वारा। उत्तरम माने उत्तर को, लिखत माने लिखो। ठीक है। यहां पर दिया गया है एक पद के द्वारा उत्तर को लिखो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है और इसका चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा। इसीलिए एक पद के द्वारा उत्तरम में द्वितीय विभक्ति लगी है, इसलिए को। ठीक है ना। और इसमें हमारा ये कौन सा वाक्य लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा कि द्वितीय विभक्ति और उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, तो हम प्रथमा विभक्ति भी कह सकते हैं। एक पद के द्वारा उत्तर लिखो, डायरेक्ट सीधे। अब यहां पर आज्ञार्थक लोट लगा हुआ है, मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप लगा हुआ है। ठीक है ना। तो यहां पर आप देखें, एक पद के द्वारा उत्तर को लिखो। प्रश्न क्रमांक पहला, मतलब पहले प्रश्न के अंदर हमारा पहला है का नंबर का। इसमें दिया है कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति। किसकी शोभा एक ही राजहंस के द्वारा होती है? पूरा पाठ पढ़ा है, ध्यान रखना। पूरे पाठ को आपने अच्छे से पढ़ा होगा और उसमें बताया है कि किसकी शोभा बढ़ जाती है अगर एक ही राजहंस आ जाए, और किसकी शोभा नहीं बढ़ती है जब हजारों हजार बकाह माने बगुला आ जाए, मतलब तालाब की, सरह की, तड़सरस तीरे। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? तालाब। क्या हो जाएगा? तालाब। सरसह या सरोवरस्य। आंसर में आपका क्या हो जाएगा? सरसह या सरोवरस्य। लेकिन पहले तो प्रश्न को समझना है। आपको आंसर मैंने इसलिए दे दिया है कि सीधे सीधे आंसर आप पता कर लें, लेकिन आपको यहां पर देखना है कि कस्य जो लगा हुआ है ये प्रश्न निर्माण करने वाला शब्द लगा है। प्रश्न निर्माण करने का शब्द कहां से बनता है? तो एक सर्वनाम का रूप चलता है किम। किम के रूप आप लोगों ने पढ़े होंगे, कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात्, कस्य, कस्मिन। दिया है ना। ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कस्य लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति, लगा है ना। तो षष्ठी विभक्ति प्रश्न निर्माण करने वाला शब्द है, तो षष्ठी विभक्ति ही आंसर में लिखनी पड़ेगी। ठीक है। अब उसके बाद शोभा माने अच्छा लगना। एकेन तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। ठीक, एक के द्वारा या एक से, राजहंसेन एक ही राजहंस के द्वारा, तो इसमें भी तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा है। हंसः हंसेम, हंसः हंसम हंसेन, तृतीय विभक्ति। तो एकेन राजहंसेन भवति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। और किसकी शोभा बढ़ जाती है एक ही राजहंस के हो जाने से? तो तालाब की। अगर तालाब में एक ही राजहंस विद्यमान है
तो उस तालाब की शोभा क्या है, प्रतीत होती है। हजारों बगुले बैठे रहे, कोई देखने नहीं जाएगा, लेकिन एक राजहंस आ जाएगा, तो एक हंस आ जाएगा या राजहंस आप उसको कह दें, तो समझ लेना कि उस तालाब में देखने वालों का तांता लग जाएगा, भीड़ लग जाएगी। ठीक, समझ में आया। इसीलिए एक तालाब की शोभा किससे होती है, राजहंसों से होती है, क्योंकि इसके अंदर एक गुण विद्यमान होता है जो दूध का दूध और पानी का पानी करता है। बहुत बार हम लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी है, बोले यार उसको बुलाओ, जब कभी झगड़ा हो जाता है बोले उसको बुलाओ, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब पता चल जाएगा कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। सुना है ना आप लोगों ने, आप लोग भी सुन रहे होंगे। चलिए अगला हमारा प्रश्न रहेगा, सरसः तीरे के वसंती, तालाब के किनारे पर कौन बसता है, कौन निवास करता है, बताइए कौन बसता है, जल्दी से बताएं। सरसः माने तालाब, तीरे सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तालाब के किनारे पर, इसीलिए तो तालाब के किनारे पर अर्थ निकल रहा है। के कहां का रूप है, अभी मैंने आपको सर्वनाम रूप बतलाए हैं, तो कह, कौ, के, देखो बहुवचन का रूप आ गया, कह कम केहन कस्मई कस्मात कस कस्मन, कौ कौ काभ्यम 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 कयो 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 कयो, यहाँ आ जाएगा के कान कई केभ्य केभ्य केसाम केसु, तो के बहुवचनांत पद लगा हुआ है, और यहाँ पर के हमारा प्रश्न निर्माण करने वाला शब्द है। यहीं से प्रश्न बन रहा है कि कौन निवास करता है तालाब के किनारे पर, बकहा, बगुला निवास करते हैं। क्या करते हैं, वकहा, बगुले, बहुत सारे बगुला वहां पर निवास करते हैं, और यही बकह का मतलब होता है बगुला। तालाब के किनारे कौन निवास कर रहा है, बगुला। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न को पढ़ना नहीं है, केवल याद भी करते जाना है। ये कहानी सुनते जाएंगे आपको पूरा याद होता जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह पिपासितः म्रियते, कह पिपासितः म्रियते, कौन प्यास से मरता है, कौन प्यास से मर रहा है, बताइए जल्दी से। ठीक, और यहां तो आप धातु तो समझ गए होंगे, ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की रूट हमारी धातु लगी हुई है, वसति वसतः वसंती, तो ये कह लगा है प्रथमा का एक वचन, पिपासितः माने प्यास से, और म्रियते, म्रियते म्रियते म्रियंते, तो यहां पर देखिए कौन प्यास से मरता है, बताइए। चातक पक्षी ही है जो प्यास से मरता है, लेकिन किसी के सामने अपने आत्मसम्मान को बचा करके रखता है, और बादलों के सामने मुंह फैला करके बैठता है, लेकिन जंगल में किसी से भी पानी नहीं मांगता है। ठीक, तो चातका हमारा क्या है, प्रथमा का एक वचन रूप है। चातका क्या लगा हुआ है, प्रथमा का एक वचन, और कह भी हमारा प्रथमा का एक वचन रूप लगा है। इसके बाद घ नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, और इसमें लिखा है कि रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, कौन रस से मुकुलों में अपना आश्रय बना रहा है, कौन फूलों में और कमल के नालों में अपना आश्रय बना करके रखे हैं। तो इसमें भी भैया भृंगा आया था एक शब्द, आपने अगर पार्ट को अच्छे से पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें देखें के बहुवचनांत पद लगा हुआ है, के, कह कौ के, तो प्रथमा का बहुवचन है, मतलब बहुत सारों की बात हो रही, एक की बात नहीं हो रही। और रसाल मुकुलानी, रस से युक्त ऐसे पुष्पों के मुकुल और कमलों के मुकुल, ठीक है ना, कमल नाल, और सम आश्रयन्ते, अपने आश्रय को बना करके रख लिया, उसमें ठहरने लगे हैं, निवास करने लगे हैं। तो एक विरिंगा माने भौरे, भृंगा शब्द आया, तो भौरों ने अपना क्या है, किसको आश्रय बना लिया है, फूलों को, फूलों को अपना आश्रय बना लिया है, ध्यान रखिएगा। फिर लिखा हुआ है अंबोधा। अच्छा, यहां पर आपको समझ में आया रसाल मुकुलानी में कौन सा हमारा रूप लगा है, बहुवचनांत पद लगा है। प्रथमा का बहुवचन पद लगा हुआ है रसाल मुकुलानी, और सम आश्रयन्ते, सम आश्रयते, श्रम आश्रयंत, समयाश्रिते, और समयाश्रियते, समयाश्रयन्ते, तो बहुवचनांत पद लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि यहां पर बहुवचन लगा है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की लगी, कर्ता के अनुसार क्रियाएं चलती है ना। फिर अंबोधा कुत्र वसंती, अंबोधा माने समझते हैं बादल, अंबोधा जिसमें जल भरा होता है, अंबोधा कुत्र माने कहां, संति माने हैं, कहां पर हैं, ठीक है ना। बादल कहां पर हैं, तो गगने, आकाश में बादल हैं,
आकाश में बादल हैं। तो कुत्र हमारा कुत्र स्थानवाची है, इसलिए यहां गगने आ गया है, सप्तमी विभक्ति लग गई है। और अंबोधा में प्रथमा का बहुवचन पद लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक बादल की बात नहीं की जा रही है, बहुत सारे बादल। आप क्या सोच रहे हो, एक बादल होता है पानी वही हमारे आकाश में? नहीं, अन्य प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के बादल होते हैं। कुछ बरसते हैं, कुछ गरजते हैं, और केवल कुछ धुआं से युक्त होते हैं। ठीक है ना, काले बादल होते हैं ना, कुछ धुआं धुआं होते हैं, और कुछ गरजते भी हैं और कुछ बरसते भी हैं। ठीक, अस्ति स्तः संति, ये भी अस धातु है निवास करने के लिए। तो यहां पर आप क्या लगाएंगे? बहुवचनांत पद। अंबोधा के साथ में संति लग गया। प्रश्न क्रमांक दूसरे पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। लिखा हुआ है अधोलिखिता नाम। अधा माने नीचे, अधा का मतलब नीचे, और अधा का विलोम पद भी आप ध्यान रख लेना। अधा माने नीचे, और अधा का विलोम होता है ऊपरी। ऊपरी माने ऊपर। ठीक है, तो अधा माने नीचे, ऊपरी माने ऊपर। तो अधोलिखिता नाम, यहां विसर्ग था तो विसर्ग संधि हो गई है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है। और लिखिता नाम में पूरी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। प्रश्ना नाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा। ठीक, चलिए। उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, तो प्रथमा का बहुवचन रूप हमारा उत्तराणी में भी लगा हुआ है। प्रथमा का बहुवचन उत्तराणी में। और संस्कृत भाषया, तो भाषा के रूप चलेंगे रमा के समान, विद्या के समान, लता के समान। तो तृतीय विभक्ति लगेगी। कैसे? कथा कथाम कथया कथायै, लता लताम लतया लतायै, विद्या विद्याम विद्या विद्यायै। वैसे ही भाषा के रूप चलेंगे भाषा भाषाम भाषया भाषायै। चलेंगे कि नहीं? तो तृतीय विभक्ति का एक वचन संस्कृत भाषा से। लिखत फिर लोट लकार का रूप लग गया है यहां। तो लोट लकार आज्ञार्थक होता है, मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। और नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तराणी माने उत्तरों को संस्कृत भाषा, यहां प्रथमा द्वितीय दोनों मानी जाएंगी, और लेकिन अर्थ निकलेगा तो द्वितीय मानी जाएगी। तो उत्तरों को तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। संस्कृत भाषा से लिखत माना लिखो। आदेश दिया जा रहा है कि संस्कृत भाषा से इनके उत्तर लिखो। चलिए देखते हैं। अब एक बात ध्यान रख लेना कि परीक्षा में हम सबसे ज्यादा सस्पेंस में या हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब इसका पूर्ण वाक्य में लिखना है कि एक वाक्य में लिखना है। ठीक है ना। अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य के द्वारा लिखो, पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत, ऐसा लिखा रहता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि पूर्ण वाक्य के द्वारा लिखो। तो इसमें लिखा है कि प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा जब ऐसा लिखा है तब भी आपको पूर्ण वाक्य में ही लिखना है, एक और एक पदेन में नहीं लिखना। ध्यान रखना इस बात का, नहीं तो आपके सारे नंबर कट जाएंगे। अब यहां देखेंगे सरसः शोभा कैन भवति। तालाब की शोभा किसके द्वारा होती है? तालाब की शोभा किसके द्वारा होती है ये यहां पर कहा गया। क्यों? सरसा में प्रथमा का एक वचन और शोभा प्रथमा का एक वचन, केन में तृतीय विभक्ति और भवति भवता भवंती, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है। देखें तो तालाब की शोभा किससे होती है? राजहंसेन भवति। सरसा शोभा राजहंसेन भवति, राजहंस के द्वारा होती है। तालाब की शोभा किससे होती है? तालाब की शोभा राजहंस। अगर तालाब में एक ही हंस आ जाए तो समझ लेना उसकी शोभा विद्यमान हो जाती। फिर इसके बाद दिया है चातकः किमर्थम मानी कथ्यते। ठीक है ना। चातक किस कारण से, किस अर्थ से, मानी माने सम्मान, कथ्यते माने कहता है। ठीक है ना। किसको अपना सम्मान कहता है, किस कारण को। ठीक है ना। तो चातकः किस कारण से अपना सम्मान मानता है? तो वो कहता है कि पिपासिता चातिका पुरंतरम जलम याचते म्रियते वा अतः चातिका मानी कथ्यते। उसने कहा कि अगर मैं चाहे प्यास से ही क्यों ना मर जाऊं, लेकिन पुरंतरा जलम याचते, वन के अंदर से कभी भी क्या है, कभी भी जल नहीं मांगूंगा, और जब मांगूंगा तो पुरंतरा, किससे? मेघ से, मेघ से ही मांगूंगा अथवा मर जाऊंगा। अतः चातक मानी कथ्यते, इसीलिए चातक को क्या कहा गया है? अभिमानी, स्वाभिमानी। अभिमानी नहीं, स्वाभिमानी कहा गया है, अपने सम्मान को बचाने वाला।
पिपासिता में प्रथमा का एक वचन, चातका में प्रथमा का एक वचन, और जलम में द्वितीय विभक्ति, याचते याचेते याचनते। तो यहाँ पर भी मांग धातु मांगने के अर्थ में, याचना करने के अर्थ में है, और म्रियते म्रियते मरने के अर्थ में, वह माने विकल्प से, अतः इसलिए चातकः माने चातक, प्रथमा का एक वचन, मानी माने सम्मान, कथ्यते कथ्यते कथ्यन्ते। तो यहाँ पर भी आपका कथ धातु है, कहने के अर्थ में। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि मीनः कदः दीना गति प्राप्नोति, मछलियां कब दीन या दुखी या दीनहीन गति को प्राप्त होती हैं। कब? जब तालाब सूख जाता है, जब संकुचित हो जाता है पूरा तालाब, तो क्या हो जाता है, मछली फिर दीन दुखी हो जाती है। तो मीनः प्रथमा का एक वचन मछली, और कदा माने कब, दीनाम माने दीनता को, ठीक है ना, गरीबी को, दुख को, ठीक, गतिम माने गति को, प्राप्नोति प्राप्नुतः प्राप्नुवन्ति। तो ये हमारा लगा हुआ है प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक। तो सरोवरस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, संकोचम अचंती, जब तालाब का संकुचित हो जाता है जल, तो मीनः दीनः गति प्राप्नोति, तब मछलियां दीनता को प्राप्त करती हैं, ठीक है ना। चलिए, तो दीनाम में द्वितीय विभक्ति गति प्राप्नोति अभी बता चुका हूं मैं, आप धातु रहेगी, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, इसमें अगला हमारा प्रश्न होगा, घ नंबर का प्रश्न होगा, और घ नंबर के प्रश्न में दिया है कि कानी पूरित्वा जलदः रिक्तः भवति। कानी पूरित्वा जलदः रिक्तः भवति, किसकी पूर्ति करके जलदः माने बादल, ठीक है ना, मेघ रिक्त होते हैं, किसकी पूर्ति करके, तो भैया जंगल की पूर्ति करते हैं, और सूर्य से तप्त जमीन की, ठीक है ना, तो नदी नालों की और सबकी पूर्ति करने के बाद क्या हो जाता है, मेघ रिक्त हो जाते हैं। नाना नदी नद शतानी, नाना नदी माने अनेक प्रकार की नदियों की पूर्ति, और नद माने तालाब सरोवर की बात करते हैं, तो नद और सैकड़ों प्रकार की नदों की पूर्ति करते हुए, पूर्ति करके, जलदा माने मेघ, रिक्ता माने खाली, भवती माने होते हैं, खाली हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। तो यहां पर देखें, नाना दीन दस नद, नाना नदी नद शतानी में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, और पूरित्वा में यहां पर कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है पूर्ण धातु में, ठीक है ना। और जलदा में प्रथमा का एक वचन, रिक्ता में प्रथमा का एक वचन, और भवति भवता भवंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। आगे देखेंगे, इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, वृष्टि भी वसुधाम के आर्दयंती, वर्षा के द्वारा पृथ्वी को के आर्दयंती, कौन गीला करता है, वर्षा के द्वारा वसुधा माने पृथ्वी को, ठीक है ना, के आर्दयंती कौन गीला करता है। तो वृष्टि भी में देखिए तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा है, वृष्टि भी माने वृष्टि के द्वारा या वर्षा के द्वारा, तृतीया का बहुवचन, वसुधा वसुधाम वसुधया वसुधायै, तो रमा लता के समान रूप चलेंगे, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप हो जाएगा, और वसुधाम माने पृथ्वी को, के माने कौन, अब यहां बहुवचनांत पद लगा है, तो एक व्यक्ति तो है नहीं, बहुत सारे की बात कर रहे हैं। आर्द्रयंती माने आर्द्र माने गीला करना, और जब सबको गीला करते हैं, पृथ्वी को सब जगह गीला करते हैं, तो आर्द्रयति आर्द्रयता आर्द्रयंती, तो बहुवचनांत पद लगा है, ठीक। तो निश्चित है कि मेघ ही करते हैं, वृष्टि भी वसुधाम अंबोधा आर्दयंती, कौन, अंबोधा, जिनके अंदर जल भरा होता है उसे हम भरे हुए अंबोधा कहते हैं, अर्थात अंबोधा मेघ। आगे देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न होगा तीसरे नंबर का प्रश्न, ठीक है ना। पूरी एक्सरसाइज को आप अच्छे से देखते जाइएगा, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे ना बने, सारे बनेंगे। बस अगर बन रहे हो, समझ में आ रहा हो, तो सेशन को लाइक करते जाइएगा, क्लास को, और आनंद के साथ पढ़ते जाइएगा, मस्ती के साथ पढ़िएगा। दिमाग पर बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं लेना, मस्ती के साथ पढ़ोगे और बढ़िया से आएगा। कहानी को सुनो, बस
सामने मोबाइल को रख दिया जाता है, आप जिस पर भी देख रहे हैं, पीसी पर, अपने कंप्यूटर पर देख रहे हैं, तो आपको सामने रख देना है, बस आवाज को सुनना है और बस प्रश्न को आपके अपनी बुक में देखते जाना है। सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी, एक भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपसे ना बने। ध्यान रखिएगा और शेयर करते जाना है। जो भी हमारे मित्र यार सगे संबंधी भाई बहन हैं, जो भी आपकी इस 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको आप शेयर करते जाइए, क्योंकि परीक्षा का अवसर है तो कोई भी वंचित ना रहे। प्रश्न क्रमांक 3 देखें, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अधो माने नीचे, अभी मैंने जस्ट इसके ऊपर भी बताया था, लिखित वाक्येषु नीचे लिखे हुए वाक्यों में, तो यहां सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है, तो पूरे वाक्य में सप्तमी का बहुवचन माना जाएगा वाक्येषु। जैसे रामेषु बनता है ना, वैसे ही बनेगा वाक्येषु। जैसे फलेषु बनता है, वैसे ही वाक्येषु। तो नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदानि, जो कुछ हमारी रेखांकित का मतलब रेखा से अंकित किए गए हैं कुछ पद, ये अंडरलाइन किए गए ना, तो रेखांकित पदानि आधृत माने आधार मान करके, रेखांकित अंडरलाइन पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माणम, प्रश्न का निर्माण कुरुत माने करो। तो वहां पर भी लोट लकार लगा हुआ है, तो यहां पर प्रश्नों का निर्माण करना है बस, और कुछ नहीं करना। प्रश्नों के निर्माण की मैं आपको सीधी सीधी 90% आप लोग उसको कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। आपको बस किम के रूप सीख लेना है, और जिस विभक्ति का किम का रूप होगा, और जिस वही शब्द देख लेना है कि अंडरलाइन है किस विभक्ति का रूप, ठीक है ना। और आपको जब रूप आएंगे तो आप प्रश्न निर्माण बहुत जल्दी कर लोगे। जैसे देखिए यहां लिखा मालाकारः तोयै तरो पुष्टिम करोति। मालाकार किसके द्वारा, मालाकार तोयों के द्वारा तरों को, तालाबों को क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं, संतुष्ट करते हैं, ठीक है ना। करोति माने करता है। तो यहां पर देखो तोयई लिखा हुआ है, तो निश्चित है कि यहां पर क्या हो जाएगा, कई आ गया ना, प्रथमा वो तृतीया का बहुवचन, यहाँ तृतीया का बहुवचन लगा है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, तृतीया का बहुवचन। प्रथमा का एक वचन यहाँ लगा है, तृतीया का बहुवचन यहाँ लगा है, यहाँ द्विवचनांत रूप लगा हुआ है, और पुष्टि में द्वितीया प्रथमा का एक वचन, और करोति कुरुतः कुर्वन्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक। तो ध्यान रखें। फिर इसके बाद भृंगाः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ति, भौरी कमलों को, फूलों को, पुष्पों को अपना आश्रय बना लिए हैं, तो रसाल मुकुलानि, तो यहां पर भी प्रथमा का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, तो आपको भी कहा है तत्ते तानि और कम के कानी, ऐसे आपको बना लेना है। तो नपुंसक, नपुंसक लिंग में भी किम के रूप चलेंगे, पुल्लिंग में चलेंगे, स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में तो कानी आ जाएगा, ठीक है ना, कानी, ठीक। तो कानी हमारा प्रथमा का बहुवचनांत है, तो प्रथमा का बहुवचन रूप हमारा यहां पर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर यहां पर आपने देखा है कि पतंगाः अंबर पथम आपे दिरे, पतंगाः अंबर पथम आपे दिरे, मतलब जो पक्षी हैं वह आकाश मार्ग को अपना क्या बना चुके हैं, आकाश मार्ग में समाहित हो चुके हैं, आकाश को अपना मार्ग बना चुके हैं, ठीक। तो पतंगाः में प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, के लगा देना, कह कौ के, तो के प्रथमा का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। तो यहां पर आप देखें, जैसे यहां पर बनेगा आपका कह कौ के, तो ये प्रथमा का बहुवचन है। यहां बनेगा आपका पतंगा, ठीक, पतंगा, यहां बनेगा पतंगौ, यहां बनेगा आपका पतंगा, पतंगा बन जाएगा। तो ये प्रथमा का बहुवचन है, तो ये प्रथमा का बहुवचन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ध्यान रखना। इस प्रकार से आप प्रश्नों का निर्माण भी यहां आराम से कर सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है घ नंबर का। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, लिखा है घ नंबर का कि जलदः नाना नदी नद शतानि पूरित्वा रिक्तोस्ति, ठीक। जो बादल हैं वह नाना प्रकार की, अनेक प्रकार की नदी और सैकड़ों प्रकार के नदों को पूरा करके रिक्त होते हैं, खाली हो जाते हैं। तो यहाँ जलदः लिखा हुआ है, जलदः जिस विभक्ति का होगा उसी विभक्ति का हमारा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, और प्रश्न चिन्ह वाचक हमारा शब्द है कह,
सर्वनाम का पहला प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप है। क्यों? क्योंकि जलदाह में प्रथमा लगी है, इसीलिए यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति का हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि चातका बने वसति। अब यहाँ सप्तमी विभक्ति लगी है, बने में लगी है। चातका में प्रथमा, वसति वसता वसंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है, तो वने में सप्तमी विभक्ति आई है, लेकिन स्थानवाची शब्द है। ठीक है ना। चातक कहां बसते हैं, तो आपको यहां कुत्र लगा देना है। क्या लगा देना है? कुत्र लगा देना है, और आपका पद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। चातका कुत्र वसति। बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां चातका में आपका कुत्र आ जाएगा, कुत्र वसति। ठीक, तो यहां ये प्रश्न निर्माण आपको समझ में आया। आपको केवल विभक्ति को देखना है। एक बार मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। जैसे ये लिखा हुआ है कह, कह, कम, केन, कसमई, कस्मात, कश्य, कस्मिन, कस्मिन, ये दिया हुआ है। अब यहां पर क्या करना है, जैसे मान के चलिए रामा लिखा है और अंडरलाइन है रामा के नीचे, तो आपको ये लगाना है। और यहाँ पर अगर लिखा हुआ है रामम, तो रामम के नीचे अगर वाक्य है, कोई भी है, मैं केवल फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक, पूरा वाक्य बना हुआ है, तो रामम में अंडरलाइन है, तो आपको जहाँ मम आ जाए तो समझ लेना कम द्वितीय विभक्ति है। और जहाँ लिखा हो रामेण, चाहे रामायण हो, चाहे फलेन हो, चाहे कमलेन हो, तो समझ लेना कि केन लगेगा। जैसे यहाँ कसमई लगा हुआ है, तो रामाय, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है। रामाय में चतुर्थी लगी है, तो कसमई में यहाँ चतुर्थी हो जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है रामात, रामात में पंचमी विभक्ति है, तो कस्मात आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है रामस्य में षष्ठी लगी है, तो यहाँ आधा शा और यहाँ आधा शा, तो कस्य रामस्य। यहाँ पर रामे लगा है सप्तमी विभक्ति में। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर स्थानवाची शब्द आ रहा है तो आपको कुत्र लगाना है। कहीं कहीं पर हम लोग कीदृशम लगा देते हैं, कीदृशानी लगा देते हैं, तो प्रकार की बात आती है, तब हमें कीदृशा भी लगाना पड़ता है। तो थोड़ा सा परिवर्तन है, बहुत सरल है, 90% तक तो हम लोग इनसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा कहीं दिक्कत होती है, तो उसके लिए अगर हम लोग बहुत अच्छे से मजबूत हैं तो हम लोग उसको कर सकते हैं। नहीं बन रहा है तो इतने में हमारा काम चल जाएगा, लेकिन विधिवत तरीके से सीख लेना चाहिए, कभी भी इनका काम पड़ सकता है, हमारा ध्यान रखिएगा। ठीक, प्रश्न क्रमांक 4 को आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न क्रमांक 4 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है अधोलिखितयोः श्लोकयोः भावार्थम स्वीकृत भाषया लिखत। ठीक, नीचे लिखे हुए श्लोक, 2 श्लोक हैं। क्यों? क्योंकि तयोः और श्लोकयोः द्विवचनांत रूप लगा हुआ है, मतलब 2 श्लोक मिलेंगे, आ और बा अभी आगे मिलेगा। तो अधोलिखितयोः श्लोकयोः भावार्थम, इसके भावार्थ को इसके भावार्थ माने अर्थ को स्वीकृत भाषाया, ठीक, स्वीकृत भाषा से लिखत माना लिखो। जो हमारी स्वीकृत भाषा है संस्कृत, ठीक, उसके द्वारा आपको क्या करना है, इसके भावार्थ को लिखना है। चलिए यहां पर देखें, पहला श्लोक आपने देखा होगा, आपके उसमें पुस्तक में दिया भी होगा। एक शब्द, एक आपका श्लोक है कि तोये रल पई रपि डॉट 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 बारी देल। पूरा श्लोक दिया होगा आपकी पुस्तक में, आप ध्यान रखें। और अगर आपको श्लोक नहीं मिल रहा है तो आप जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्टों में हमारा पूरा रूप दिया हुआ, वो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया है, उसमें आपको सारे श्लोक मिल जाएंगे। ध्यान रखना, तो आप उसके द्वारा भी इसको क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने कहा है कि इसका संस्कृत भाषा में भावार्थ दीजिए। तो यहां देखेंगे, लिखा है धारा प्रवाहम जल वर्षयतः डॉट 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 जलदेन वृक्षा पादपा च तादृशा न भवन्ति यथा डॉट 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 मालाकारेण दत्तम अल्पमपि जलम वृक्षान पोषयति इत्येवं आवश्यकतायां विपत्तौ वा अत्यल्पम डॉट 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 अपि महत्वपूर्णम वर्तते। अब यहां पर जो रिक्त स्थान छोड़े गए हैं, आपको इन रिक्त स्थानों में क्या करना है, संस्कृत के पदों को फिल करना है। तो ये देखिए, अब यहां पर पूरा अर्थ आपके स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। आपको यहां पर पूरा अर्थ कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। लिखा हुआ है कि धारा प्रवाह जल वर्षयतः वर्ष कालिकेन जलदेन वृक्षा। धारा प्रवाह जल की वर्षा के द्वारा वर्ष काल में, वर्षा काल में, वर्षा के समय में, वर्षा की ऋतु के द्वारा, जलदेन माने बादलों के
द्वारा, वृक्षा माने वृक्षों को, पादपाह माने पौधों को, तादृशा माने इसी प्रकार से, तृप्ताः संतुष्टा तृप्त करते हैं और संतुष्ट करते हैं, ना भवन्ति यथा, ठीक है ना, अगर नहीं होते हैं तो यथा माने जैसे, ग्रीष्म ऋतु, बोले जैसे ग्रीष्म ऋतु में मालाकारेण दत्तम अल्पवती, जो मालाकार होते हैं, माला बनाने वाले होते हैं, दत्तम अल्पम अपि जल, और उसी प्रकार से जो माला बनाने वाले अर्थात माली जब ज्यादा जल नहीं होता है तो थोड़ा थोड़ा पौधों में डालते रहते हैं, उनको संतृप्त करते रहते हैं, उसी प्रकार से करना है। अगर वर्षा काल में जो मेघ करते हैं अगर वो नहीं हो पाता है तब हमें क्या करना चाहिए, बोले मालाकार की तरह जल को सिंचित करना चाहिए। इत्येवं आवश्यकता, जितनी आवश्यकता हो उस आवश्यकता में विपत्तौ व अल्पत्यम, और विपत्ति के समय हमें क्या करना चाहिए, कम से कम चीजों की सहायता लेकर के अपि महत्वपूर्णम वर्तते, ठीक, सहाय्याम अपि महत्वपूर्णम वर्तते। उन्होंने ये कहा है कि जरूरी नहीं है कि उन्हीं जो पेड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं, वर्षा काल में मेघों के द्वारा इतना सारा जल लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ग्रीष्म ऋतु में आपको उनको इतना जल मिले, तो उनको थोड़ा थोड़ा, जिस प्रकार से माली थोड़ा थोड़ा जल देकर के उनको संतृप्त करता है, वैसा हम भी उनकी सहायता कर सकते हैं, ठीक। तो ये संस्कृत के द्वारा भावार्थ है, भावार्थ को आप ध्यान से देख लेना, ठीक। अगला हमारा रहेगा बड़ा आ। अब इसमें भी एक हमारा दिया हुआ है एक श्लोक, ये भी हमारा अंतिम श्लोक है कि रे रे चातक सावधान मनसा, ठीक है ना, सुना है ना, अंतिम श्लोक है, और दीनम बचा माम ब्रूहि दीनम बचा, ठीक है ना, रे रे चातक सावधान मनसा माम ब्रूहि दीनम बचा। पूरे श्लोक को आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमें हमेशा अपनी दीन दुखी बातों को किसी के सामने, हर व्यक्ति के सामने हमें शेयर नहीं करना चाहिए। भावार्थ को देख लीजिए, भावार्थ वही है, मेघस्य जल बिंदवै एव तृप्तम ... कवि कथयति यत खाली स्थान बहवा मेघा संति परम सर्वे न वर्षन्ति केचित् वृथा गर्जन्ति जलपूर्णा मेघा एव वर्षित्वा आर्द्रयन्ति अतः त्वम यस्य कस्यापि अग्रे मां ब्रूहि। उन्होंने कहा कि कालिदास भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि मेघस्य माने मेघ की जल बिंदुओं के द्वारा एव तृप्तम ही तृप्त होते हैं, बोले तो कवि कथयति, तब कवि कहते हैं कि जो इस पृथ्वी पर, इस आकाश में गगन में बहवा मेघा हसंती, बहुत सारे मेघ हैं, तो परंतु सर्वे न वर्षंती, परंतु सभी नहीं बरसते हैं, केचित वृथा गर्जंती, कोई व्यर्थ में गरजता है, और जल पूर्णा मेघा एव वर्षित्वा, जो जल से पूर्ण होते हैं वही मेघ क्या करते हैं, बरसते हैं, वर्षित्व। और फिर कहा कि और पृथ्वी में या वसुधाम आर्द्रयंती, गीला करते हैं, अतः तुम यस्य कस्यापि अग्रे, और सबके सामने तुम अग्रे क्या है, माम ब्रूहि दीनम बचा, अपने दीन वचनों को सबके सामने मत बोला करो या कहा करो। तो यहाँ पर भी वही चीज है जो हम लोगों ने अर्थों में पढ़ी होगी। तो यहाँ पर देखो चातकम, इस चातक को कवि कहते हैं कि आकाश में बहुत सारे मेघ हैं परंतु सभी मेघ नहीं बरसते, कि और कुछ व्यर्थ में गरजते हैं, जल पूर्ण मेघा, जो जल से भरे हुए मेघ होते हैं वही बरसते हैं, पृथ्वी को गीला करते हैं, और तुम यस्य कस्यापि, और ऐसे तुम किसी के सामने आगे आकर के दीन वचनों को मां ब्रूहि मत बोला करो। इस प्रकार ये देखें पूरा यहाँ पर उन्होंने अर्थ दिया हुआ है, ठीक। इस अर्थ को जैसे यहाँ पर आपको अर्थ निकालना है तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, जल बिंदवई में तृतीया का बहुवचन एव हमारा क्या लगा हुआ है, अव्यय लगा है, तृप्तम में द्वितीय विभक्ति, चातकम में द्वितीय विभक्ति, कवि में प्रथमा, कथयति में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यत हमारा अब सर्वनाम लगा हुआ है, आकाशे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप दिया, वहवा प्रथमा का बहुवचन, मेघा प्रथमा का बहुवचन, अस्ति स्था शंति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, परम सर्वे में भी बहुवचनांत है, ना नहीं, वर्षंति वर्षति वर्षता वर्षंति तो बहुवचनांत पद है, वृथा माने बेकार में, गर्जति गर्जता गर्जंती बहुवचनांत पद, जल पूर्णा में भी बहुवचनांत पद है, मेघा में भी बहुवचनांत पद है, एव मतलब ही वर्षित्वा में वर्ष धातु से और कित्वा प्रत्यय से वर्षित्वा हो जाएगा। प्रतिबिंब में द्वितीय विभक्ति, आर्द्रयंती में बहुवचनांत पद लगा हुआ है, यस कश्च तो षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, त्वम में प्रथमा, कश्च अपि माने हमारा भी, और अग्रे में सप्तमी विभक्ति दीन वचनानी में दीन वचनों को, तो द्वितीय का बहुवचन मां ब्रूहि मत बोलो। इस प्रकार से आप इनका अर्थ निकाल पाएंगे।
फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 को देख पा रहे होंगे। प्रश्न क्रमांक 5 हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखें। प्रश्न क्रमांक 5 में उन्होंने दिया है कि अधोलिखितयोः श्लोकयोः अन्वयम लिखत। नीचे लिखे हुए श्लोकों के, दोनों श्लोकों के क्या करना है, अन्वय लिखना है। अब दोनों श्लोक कैसे, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, इसलिए देखें लिखितयोः श्लोकयोः, नीचे लिखे हुए 2 श्लोक मिलेंगे आपको। षष्ठी सप्तमी में आपको क्या है, द्विवचनांत रूप लगा हुआ है। श्लोकयोः, श्लोकों के, षष्ठी का। अन्वयम लिखत, अन्वय लिखो। एक श्लोक है हमारा आपे धीरे वाला का तमाम गतिम अभ्युपैति, ठीक है ना। आपे धीरे बोले पक्षियों ने आकाश मार्ग को चुन लिया है, भौरों ने अपने मुकुल कमलानी, ठीक है ना, और उसको कमल नाल को, पुष्पों को अपना आश्रय बना लिया है। तो बोले तुम काहे के लिए, अब क्या है यहाँ पर, मीन मछलियों को फिर क्या गति होगी। पूरा श्लोक आपका अर्थ में है। उत्तरम देखें, यहाँ पर देखें, पतंगा परितः अंबर पथत आपे धीरे भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते सरह त्वयि संकोच अचंति हंत दीनहीनः मीना तु कतमाम गतिम अभ्युपेति। ठीक है, उत्तर में आपका ये आ जाएगा अन्वय में कि पूरे श्लोक को पतंगा माने पक्षी, परितः माने चारों ओर, अंबर पथम माने आकाश के मार्ग को, आपे धीरे माने चुन लिया है, भृंगा माने भौरे, रसाल मुकुलानी माने पुष्पों को, समाश्रयन्ति माने आश्रय बना लिया है, सरह माने तालाब, त्वयि माने तुम्हारे, तुम में, संकोचम तुमने अपना संकुचन कर लिया है। तो फिर हंता बोले मर जाएंगी, कौन, बोले दीन दुखी, मीन माने मछली, कतमाम गतिम अभ्युपैति वो किस गति को प्राप्त करेंगी। ये हमारा अन्वय लिखा हुआ है पूरे श्लोक का। ठीक, अन्वय का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम, और जब शब्दों का हमें क्या करना पड़ता है, व्यवस्थित रूप से अर्थ निकालना पड़ता है, तब अन्वय का प्रयोग करना होता है। इसके बाद दूसरे नंबर का श्लोक इसमें दिया हुआ है, जो आपने देखा होगा, आश्वास्य ... शैव तत्वोत्तमः श्री। पूरा पुस्तक में लिखा हुआ है पूरा, और अगर आपके पास श्लोक नहीं है तो आप अगर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा है तो पहले उसको भी देख लेना है। भाग 1 और भाग 2 में आपको सब कुछ मिल जाएगा, परेशान नहीं होना, मस्ती के साथ पढ़ना। ठीक, उत्तर में देखिए इसका अन्वय क्या दिया हुआ है, तपनोष्ण तप्तम, देखिए तपनोष्ण तप्तम पर्वत कुलम आश्वास्य उद्यामदाव विधुराणि काननानि च नाना नद नदी शतानि पूरित्वा च हे जलद यत रिक्ता असि तव सा एव उत्तमा श्री। तो उन्होंने कहा कि तुम तपती हुई धूप की, उष्ण की गर्मी के द्वारा पर्वत कुलों को क्या कर देते हो, और अपने परिश्रम रूप से सबको क्या कर देते हो, वनों को, जंगलों को, और नाना नदी और नदों को क्या कर देते हो, पूरा करते हो। उसके बाद हे मेघ तुम रिक्त हो जाते हो, फिर भी तुम्हारी उत्तम शोभा है। ठीक है ना, फिर भी तुम्हारी उत्तम शोभा है, तभी तुम्हारी उत्तम शोभा है, तुम सबके ऊपर उपकार करते हो, इसीलिए तुम्हारी शोभा है। ठीक, ये अन्वय है, फिर वही अन्वय का रूप है। इसके बाद अब आ गए हमारे प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 को आप ध्यान से देखिएगा। उदाहरणम अनुसृत्य, उन्होंने क्या कहा, उदाहरण को अनुसरण करो। संधि विच्छेदम व कुरुत, कुछ पद ऐसे हैं जिनके संधि विच्छेद दिए हैं तो उनको संधि में बनाना है, और कुछ पद ऐसे हैं कि जो संधि युक्त रखे हैं तो उनको संधि विच्छेद में करना है, दोनों करना है, इसीलिए तो वह लगा के रखा है उन्होंने। ठीक, तो ध्यान रखें, उदाहरण का अनुसरण करना है। ये उदाहरण है, यथा माने अन्य, उक्तः और यथा में मतलब जैसे। उन्होंने कहा कि अन्य प्लस उक्तयः बराबर अन्योक्तयः, एक उदाहरण दिया हुआ है और इसमें गुण संधि है। अन्य प्लस उक्तयः, यहाँ पर आ है और यहाँ पर उ है, तो दोनों को मिलाएंगे तो आ और उ मिलकर के क्या बनेगा, ओ बनेगा। ओ बनेगा तो गुण संधि होगी और आद्गुणः सूत्र लग करके हमारा पद बनेगा अन्योक्तयः। क्या बनेगा, अन्योक्तयः। फिर यहां पर दिया हुआ है अगला हमारा निपीतानि प्लस अंबोनी, तो यहां पर भी आपको कर लेना है निपीतानि प्लस अंबोनी। तो यहां पर देखें यण संधि होगी, निपीतान
और ई आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और अम्बूनी आपका पद लग जाएगा। ई के स्थान पर या होगा, कौन से सूत्र से, इको यणचि, इको यणचि। इसमें ई के स्थान पर या होता है, ई, उ, ऋषि और लिरी, या, वा, रा और ला। ठीक, ई के स्थान पर या हो जाएगा, निपीतान, और यहां आ जाएगा या, और यहां आ जाएगा आपका अम्बूनी। हो गया, तो यहां पर आपका बनेगा निपीतान, निपीतान्य, और आ मिल जाएगा या में, आ मिल जाएगा या में, और अम्बूनी बन जाएगा, अम्बूनी। ठीक है, तो यहां बनेगा आपका निपीतान्य अम्बूनी, निपीतान्य अम्बूनी बन जाएगा ना। तो यहां पर आपकी यण संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात का। ठीक, यहां पर आपको जैसे ही आपने देखा पद को, तो यहां आपकी यण संधि हो जाएगी। और इसके बाद अगले पदों को हम देखेंगे। अगला पद हमारा होगा कृतोपकारः। तो यहां पर भी हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कृत प्लस उपकारः, क्या हो जाएगा, कृत प्लस उपकारः। ठीक, यहां पर बनेगा कृतोपकारः। इसको पहले देख लीजिए, ये हम लोगों ने किया ना अभी, निपीतानि अम्बूनी, ये तो समझ में आ गया था। अब कृत प्लस उपकारः आपको देखना है, क्या देखना है, कृत प्लस उपकारः, कृत प्लस उपकारः। हो गया, तो यहां पर हमारा बन जाएगा कृत का ता का आ और उपकारः का उ बन जाएगा। आ के बाद उ आने पर ओ हम गुण संधि कर लेंगे। क्या करेंगे, गुण संधि करेंगे। और गुण संधि में हमारी यहां सूत्र लगेगा आद गुण। क्या लगेगा, आद गुण। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। अब यहां कृतोपकारः बन जाएगा कि नहीं बनेगा। अब यहां पर भी जैसे हमने आ के बाद उ आया, गुण संधि का नियम कहता है कि पहले छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद छोटा उ या बड़ा उ हो, तो ओ बन जाता है। और इसी में छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आए तो क्या बनता है, ए बनता है, ए बन जाता है। ठीक, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, कृतोपकारः। देख लीजिए, कृत प्लस उपकारः, कृतोपकारः। अगला हमारा शब्द दिया हुआ है तपनोष्ण, तपनोष्ण तप्तम। तो यहां पर तपन प्लस उष्ण तप्तम, देखें ये लिखा हुआ उष्ण तप्तम, तपन प्लस उष्ण तप्तम, तपन प्लस उष्ण तप्तम, तपतम बन जाएगा। तो यहां पर भी आपकी गुण संधि होगी, आ के बाद उ आ रहा है, जो अभी मैंने बताया ना कि आ के बाद छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद छोटा उ हो या बड़ा उ हो, तो यहां पर हमारा ओ बन जाएगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। फिर यहां पर हम गुण संधि लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गुण संधि। और जब गुण संधि यहां लग जाएगी तो हमारा बनेगा तपन, तपनोष्ण, तपनोष्ण तप्तम, तपनोष्ण तप्तम बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए, अब यहां पर भी गुण संधि हो गई है। और आगे देखें, तौ प्लस उत्तम, तो यहां हमारा पद क्या बनेगा। अब पद की बात, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, विच्छेद कर रहे थे, अब आपको संधि करना। तो तप प्लस उत्तम, तो यहां तौ का वा आ जाएगा, देखो वा का आ जाएगा, यहां वा का आ, और उष्ण तप्तम, क्या लिखा हुआ, उत्तमा, उत्तमा लिखा हुआ है, तो यहां पर उत्तमा का उ आ जाएगा। आ के बाद उ आने पर फिर यहां ओ बनेगा, तो वही गुण संधि हो जाएगी हमारी जो अभी तक हम लोग पढ़ के आए हैं। गुण संधि होगी और शब्द बनेगा हमारा तवोत्तम। क्या बनेगा, तवोत्तम बन जाएगा। तो इसी प्रकार का पद आपका बनेगा, ध्यान से देखें, तवोत्तम बना कि नहीं बना। तो यहां पर भी हमारी गुण संधि होगी आद गुणः सूत्र के द्वारा, और यहां आद गुणः सूत्र के द्वारा हमें तवोत्तम प्राप्त होगा। फिर इसके बाद ना प्लस एतादृश, ना प्लस एतादृश, यहां पर भी संधि युक्त पद बनाना है, विच्छेद यहां पर दिया हुआ है। चलिए, तो आप देख लीजिए, यहां लिखा है ना प्लस एतादृश, एतादृशाः,
दिया हुआ है कि नहीं। तो यहां पर नाम ऐसे आ को निकाल लेना है और एता दृशा का ए ले लेना है। आ के बाद ए आने पर आई बन जाता है, आ के बाद ए आने पर आई बनता है और पद बनेगा हमारा नई ता दृशा, नईता दृशाह बन जाएगा। तो यहां पर भी आपकी वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि हो जाएगी यहां? वृद्धि संधि। ठीक, यहां वृद्धि संधि होगी। सूत्र होगा वृद्धिरादैच, और वृद्धिरादैच सूत्र के द्वारा कहा गया है कि देखो छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या आई आने पर आई बनता है। छोटा आ या बड़ा आ के आने पर अगर यहां पर ओ या औ दूसरे पद में आता है तो क्या बनता है? औ बनता है। ये दोनों के फॉर्मूले हैं, ठीक है, दोनों नियम है। आ के बाद ए आने पर आई बनता है, आ के बाद ओ आने पर औ बनता है। तो यहां तक आप वृद्धि संधि में भी देख लिया। यहां आपका पद क्या बनेगा, आप उसको मैच भी कर लीजिए। यहां पर आपका रहेगा नईता दृशा। ठीक, तो दो मात्राएं यहां पर आ गई हैं और वृद्धि हो गई है, तो वृद्धि संधि। अगला हमारा इसी में होगा, इसी में दूसरा नंबर दिया हुआ है। देखिए यहां दूसरा नंबर दिया है। पहले नंबर में हम लोग इतनी संधियों को पढ़ के आए, फिर इसके बाद उन्होंने दिया है कि देखो यहां दोनों की संधि विच्छेद करना है। यहां कोई पद भी नहीं है, कोई पद भी नहीं है, तो आप यहां किसी भी आधार पर क्या कर देंगे, देखें कोई भी संधि रख दीजिए। कहा प्लस अपी बराबर कोपी। ठीक, लेकिन यहां पर आप अवग्रह चिन्ह बनाओगे तो आपका और भी सही होगा। को प्लस अपी बराबर कोपी। ठीक, तो ध्यान रखोगे। अब यहां पर विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा और कह प्लस अपी बराबर कोपी बन जाएगा। ठीक, अब यहां पर दिया हुआ है आपका रिक्तोषी। क्या दिया हुआ है? रिक्तोस्ति, रिक्तोस्ति। तो यहां पर भी रिक्त प्लस रिक्तः प्लस असि बन जाएगा। रिक्तः प्लस असि। तो यहां देखो विसर्ग के स्थान पर फिर आ जाएगा। यहां विसर्ग संधि है, लेकिन विसर्ग के स्थान पर ओ क्यों होता है कि विसर्ग से पहले छोटा आ देखना पड़ता है। ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटा आ होना चाहिए और विसर्ग के बाद दूसरे पद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ व्यंजन या हमारा आ होना चाहिए या हा, इतने वर्ण होने चाहिए। तो यहां पर देखो आ गया है। विसर्ग के स्थान, विसर्ग से पहले ता में छोटा आ भी है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ कर देंगे और असी आ जाएगा। और इसको बनाओगे तो आपका पद मिले करके बनेगा रिक्तोषी, रिक्तोषी बन जाएगा। तो आप देखिए इसका रिक्तः प्लस असि बन जाएगा। चलिए आगे देखें, यहां विसर्ग संधि हो गई है। अगला पद हमारा दिया हुआ है मीनः प्लस अयम। तो यहां बनेगा क्या? मीनोयम। क्या बनेगा? मीनः प्लस अयम, मीनः प्लस अयम। ध्यान से देखना है, मीनः प्लस अयम से क्या बनेगा? विसर्ग के स्थान पर आपको ओ कर देना है, तो मीनो हो जाएगा। विसर्ग से पहले छोटा आ है तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। उत्त संधि होती है, लेकिन आप साधारण ओ को ही करके चलें। अयम का आपको आ अवग्रह के रूप में आ जाएगा और या और मा आ जाएगा, अयम। ठीक, मीनोयम बन जाएगा। तो यहां मीनोयम। अब यहां पर आपको देखना है, जब आपका पद बन जाएगा तो एक बार मैच कर लेना है, मीनोयम बन जाएगा। चलिए आगे देखें, इसके बाद दिया हुआ है सर्वे प्लस अपि बराबर सर्वेपि। पूरा पद दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझना है एक बार। तो यहां बनेगा आपका सर्वे प्लस अपि, सर्वे प्लस अपि। तो यहां पर आपको सीधे पूर्व रूप संधि होगी, एंगः पदांतात् दति, पूर्व रूप संधि होगी। सूत्र होगा आपका एंगः पदांतात् दति, ये आपका सूत्र होगा। ये कहता है पहले पद में ए या ओ हो, उसके बाद आ हो तो आ का अवग्रह हो जाता है। तो यहां देखो सर्वे में वा में ए लगा हुआ है और अपी आएगा तो आ का अवग्रह हो जाएगा और पी जुड़ जाएगा, सर्वेपी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलिए आगे देखें, आगे देखें, इसमें आगे हमारा पद रहेगा तीसरे नंबर में। फिर हमारी संधियां आई हुई हैं। तीसरे नंबर में कौन सी संधियां हैं, फिर यहां पर देखें। यहां दिया हुआ है खगः प्लस मानी। क्या दिया हुआ है? खगः प्लस मानी। तो यहां बनेगा, क्या बनेगा? खगो मानी। क्या बनेगा?
खगोमानी, ये दिया हुआ है खगोमानी, लेकिन कैसे, फिर वही हमारी विसर्ग संधि। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपने 2-3 संधियों को देख लिया है तो विसर्ग के स्थान पर क्या यहाँ पर ओ कैसे हो गया है, जल्दी से मुझे बताइए कैसे हुआ है, कौन सी संधि है इसमें। खगा आपका दिया है और मानी आपका यहाँ बन गया है, तो नियम आपका विसर्ग संधि का लगेगा कि विसर्ग से पहले छोटा आ और किसी भी वर्ग का अगर तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है, तो यहाँ पांचवा वर्ण है या, मा, अंगा, अणा, ना, वर्ग का, पा वर्ग का पंचम अक्षर दिया हुआ है, तो विसर्ग के स्थान पर यहां बन जाएगा आपका ओ। बन जाएगा कि नहीं, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और बन जाएगा खगो। क्या बन जाएगा, खगो प्लस मानी। अब इसको जब वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो पद बनेगा हमारा खगो मानी। बन जाएगा कि नहीं, यहां खगो मानी बन जाएगा। चलिए आगे देखें, अगला हमारा जो पद रहेगा उसको ध्यान से देखना है आपको, ठीक। अगला पद दिया हुआ है मीनो नु, मीनो नु, तो यहां बन जाएगा मीनह। क्या बनेगा, मीनह प्लस नु बराबर मीनो नु बन जाएगा। तो यहां पर भी आपकी विसर्ग संधि ही होगी, मीनह प्लस नो। क्यों, देखिए फिर से आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, जल्दी से, आपका बिल्कुल क्लियर होता जाएगा, कभी आप भूलोगे नहीं, जल्दी से। और अगर मजा आ रहा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन दबा देना, ठीक है ना। जल्दी से देखें, यहां मीना शब्द आया, फिर विसर्ग के स्थान पर हम ओ कर देंगे। देखें यहां पर फिर से आपको विसर्ग के स्थान पर क्या कर देना है, ओ कर देना है, और नु को ज्यों का त्यों लिख करके आपको यहां पद बनाना है मीनो नु। क्या बनेगा, मीनो नु, मतलब मछलियों की कौन सी गति होगी, आपने देखा है ना। तो यहां पर आपका पद क्या बन जाएगा, ध्यान से देखें, मीनो नु, मीनो नु बन गया। अब अगला पद है आपका पिपासिता वा, पिपासिता वा, तो यहां पर आपका पद बना हुआ है पिपासितो वा बना हुआ है। तो यहां पर कौन सी संधि है, जल्दी से आप नाम लिख करके दे दें, बस नाम लिख करके दे दें, कौन सी संधि है, पिपासिता, पिपा सितः प्लस वा, वाह। विसर्ग के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, पिपासितो, वा जुड़ जाएगा, पिपासितो वा। क्यों, विसर्ग के स्थान पर फिर से हमारा वही ओ होगा। क्यों, क्योंकि विसर्ग के स्थान से पहले, विसर्ग से पहले यहाँ ह्रस्व आकार है और विसर्ग के बाद यहां अंतस्थ व्यंजन का हमारा क्या दिया हुआ है, ओ दिया हुआ, दिया हुआ है। समझ में आ गया। अब इसके बाद अगला हमारा पद दिया हुआ है पुरतः प्लस म, तो पुरतो म पद बना हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, आपको बस संधि का नाम लिखना है कमेंट सेक्शन में, कौन सी संधि होगी, पुरतः प्लस व दिया हुआ है। तो यहां पर भी आपको क्या कर देना है, पुरतः की जगह पुरतो और वा को ज्यों का त्यों लिख देना है और पद बन जाएगा आपका पुरतो वा। तो यहां पर कौन सी संधि होगी आपकी, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि होगी भैया, कौन सी, विसर्ग संधि। और इसमें सूत्र, किस सूत्र के द्वारा यहां उत्त हो करके, अतो, अतोरोर प्लुताद, अतोरोर अप्लुताद प्लुते, प्लुताद प्लुताद अप्लुते, अप्लुते, अतोरोर प्लुताद अप्लुते, ये हमारा सूत्र है। इसके द्वारा उ हो करके यहां उत्त संधि का योग बनता है। सारी संधियों में, जिसमें इसमें ओ बना, इसमें ओ बना, इसमें ओ बना, इसमें ओ बना, मतलब सब जगह यहां विसर्ग संधि है, ध्यान रखना। अगला हमारा प्रश्न होगा, इसके बाद प्रश्न काय को होगा, अभी और भी हमारे इसमें संधियां हैं, और भी संधि हैं। अगले प्रश्न पर क्यों चले, पहले इसको ही पूरा करें। लिखा हुआ है तोयई प्लस अल्पई। अब इससे शब्द क्या बनेगा, आपने एक पद देखा होगा, आपका श्लोक में लिखा हुआ है तोयई रल पति, ऐसे बना है ना, तोयई रल पई, रल 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 पई बना हुआ है। तो यहां विसर्ग संधि यहां पर भी है और विसर्ग संधि के स्थान पर यहां पर भी आपको क्या करना है, रा करना। और जब रा करोगे तो यहां पर आपका एक पद बनेगा, वो आपको यहां सामने मिल जाएगा। विसर्ग के स्थान पर आपका क्या होगा, तो यही रा,
आगम हमेशा आधा होता है तो आधा रा हो जाएगा, अल्पई का आ मिल जाएगा, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, देखें तो यही रलपई, ऐसे पद बन जाएगा, तो यही रलपई। देखें बन गया कि नहीं बन गया, तो यही रपी, आप यहां रपी कर दें, यहां ला हमारा हो जाएगा, ये ला अल्प है तो अल्प ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें, अगला हमारा पद रहेगा, अगला पद दिया हुआ है अल्पई रपी। अब ये इसके आगे का पद है, आगे का पद है अल्पई प्लस अपी, आधे आधे पद, पूरे पद को तोय, इसका पूरा पद बनता है तोय रलपई रपी, पूरा शब्द ऐसे बनता है। तो यहां हो जाएगा आपका अल्पई ही प्लस अपी, तो अल्पई रपी यहां बन जाएगा, विसर्ग के स्थान पर आप रा करोगे तो अल्पई ही और रा आ जाएगा, अपी का आ इसमें मिलेगा और रा पूरा हो जाएगा, तो अल्पई ही रपी। ठीक, समझ में आ गया। अब यहां पर तोय रपी, यहां अल्पई, जब दोनों को मिलाएंगे तो पुनः हमारा ला इसमें समाहित हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखें, अब यहां पर दोनों जगह आपकी क्या है, विसर्ग संधि हो गई है, दोनों जगह विसर्ग, यहां भी विसर्ग और यहां भी विसर्ग। फिर इसके बाद तरो अपी, क्या लिखा हुआ है, तरो अपी, तो यहां पर भी आपको क्या कर लेना है, आपका बनेगा तरो रपी, तरो रपी, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, तरोह प्लस अपी दिया हुआ है, विसर्ग के स्थान पर पुनः हम रा करेंगे, तरो रा, तरो रा बन जाएगा, तरो रा और प्लस अपी आपको ज्यों करते हो लिख लेना है। आ इसमें मिलाओगे तो क्या बनेगा, तरो रपी, पद बनेगा हमारा तरो रपी, क्या बनेगा, तरो रपी, बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां पर रा आ जाएगा, रा का आ में मिल जाएगा, अपी के आ में, तो बन जाएगा तरोरपी। इसके बाद लास्ट पद दिया हुआ है वृष्टि भी आर्द्रयंती, तो वृष्टिभिर रार्दयंती, तो रा आ जाएगा बीच में विसर्ग के स्थान पर, पूरा पद बना है, कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूं। यहां लिखा हुआ है वृष्टि भी, वृष्टि भी प्लस आर्द्रयंती, आर्द्रयंती, विसर्ग के स्थान पर रा करेंगे, ठीक है ना, विसर्ग के स्थान पर रा कर लेंगे, वृष्टि भी, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, आर्द्रयंती का बड़ा आ इसमें मिलेगा तो बड़ा आ हो जाएगा और द्रा यहाँ पर लग जाएगा और यंती आपका ज्यों का त्यों इसमें जुड़ जाएगा, वृष्टिभिर आर्द्रयंती, वृष्टिभिर आर्द्रयंती, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए आगे देखें, आगे देख लीजिए, अगला हमारा पद होगा प्रश्न, अगला पद नहीं अगला प्रश्न होगा। ठीक, हमारा 7 नंबर का प्रश्न है और हमारी अंतिम एक्सरसाइज, तो बहुत अच्छे से आपको करना है, सारी आप लोगों ने अच्छे से की है, ये भी हमारी अच्छे से हो जानी चाहिए। ठीक, लिखा है उदाहरणम अनुसृत्य, क्या लिखा है, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितैः विग्रह पदैः समस्त पदानि रचयत, मतलब उदाहरण का अनुसरण करके नीचे लिखे हुए विग्रह पदों के द्वारा, नीचे लिखे हुए विग्रह पदों को से क्या करना है, समस्त पदों की रचना करना है, नीचे लिखे हुए विग्रह पदों से समस्त पदों की रचना करना है, मतलब समास है भैया यहाँ, ठीक है ना। और जहां समस्त पद की बात आ जाए, समास को हम समस्त पद भी कहते हैं। ठीक, और आप लोग कभी कभी विस्मित हो जाते हैं, बोले सर इसमें क्या करना है, समस्त पद लिखा है, तो समास को ही समस्त पद कहते हैं, ये दिमाग में आप बैठा लेना कि जहां समस्त पद की बात आ जाए वहां समास की बात आती है। ठीक, तो एक इस पहले वाले हमारा जो कॉलम है इसमें सब विग्रह दिया हुआ है, यहां पर समस्त पद बनाना है कि विग्रह से समस्त पद कैसे होता है, विभक्तियों के लोप होने पर। ठीक, क्योंकि समास किसे कहते हैं, जिनमें विभक्तियों का लोप होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, विग्रह पदानि। ठीक, पीतम चातत पंकजम, तो पीत पंकजम, देखो पीतम में द्वितीय विभक्ति लगी है, वो भी हमारा लोप हो गया है, चातत भी लोप हो गया है, पंकजम का आपका सीधा सीधा पद मिल जाएगा, पीतम चातत पंकजम, पीतम पीत पंकजम, पीत पंकजम, पीला है जो कमल। ठीक है ना। चलिए, और जैसे इसी में आ जाएगा नीलम चातत कमलम, नील कमलम, इसी में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नील कर्मधारय समास। राजा चा असौ हंसा, राजहंसा।
ठीक, तो यहां पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। असौ, ठीक है ना, हंस है जो राजा, तो कर्मधारय समास, चा असौ, ठीक है ना, चासौ, चासौ लग जाएगा तो कर्मधारय समास है। और महानता, हंस की महान, महान हंस, ऐसा आ जाएगा तो भी आपका कर्मधारय समास होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, कर्मधारय समास होगा। राजा चा असौ हंसा, राजाओं में है जो हंस, तो यहां राजहंस आ जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला समास है भीमः चा असौ भानु, ठीक है ना, भीम है जो भानु माने सूर्य के समान, ठीक, भीम भानु, ठीक है ना, सूर्य के समान तेजस्वी, तपन, तो यहां पर भी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अंबरम यो पंथा, ठीक, यहां पर है अंबर के मार्ग, ठीक है ना, आकाश मार्ग, तो अंबर पंथा, अंबरम एव पंथा, यहां पर भी कर्मधारय समास होगा। उत्तमा चा इयम श्री, क्या हो जाएगा, उत्तमा, उत्तमा चा इयम श्री, उत्तम श्री, यहां पर भी आपका कर्मधारय समास। सावधानम चातत मनः तेन, यहां पर भी आपका सावधान मनशा, तो यहां पर भी आपका कर्मधारय समास। चातत, चा असौ, चा इयम, ये हमारे एव, एव ये पद आते हैं तो वहां हमारा कर्मधारय समास होता है। ठीक, तो यहां पर आपको कर्मधारय समास समझ में आ गया है, पूरा कर्मधारय समास दिया हुआ है इसमें, और समस्त पद विग्रहों को समस्त पद में परिवर्तित कर दिया गया है। समझ में आया? आगे बढ़ूं, चलिए यहां पर हमारा ये पूरा एक्सरसाइज होता है फिनिश। ध्यान रखिएगा, पूरे अभ्यास कार्य को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया है। जहां पर भी आपको समस्या जाए तो कमेंट सेक्शन में आपको मुझे जरूर बताना है। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी माध्यम से हो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है ना, आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड कहीं से भी संबंधित हो, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निःशुल्क शिक्षा, अर्थात आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता, और संपूर्ण कोर्स, सभी विषय, ध्यान रखिएगा, सभी कक्षाओं की, आप ध्यान रखना, कक्षा 7वीं से 12वीं तक की सभी कक्षाओं के वीडियो आपको YouTube पर निःशुल्क मिलेंगे। करना क्या होगा उनको प्राप्त करने के लिए? तो बस आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नए हैं तो, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको तो सब मिल रहा होगा। ध्यान रखिएगा, तो बढ़िया से आप लोग मस्ती के साथ पढ़िएगा, पढ़ते रहिएगा। कहीं पर भी कोई भी समस्या हो तो तत्काल आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके देना है। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और घमाघम पढ़ाई करना है। ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ झोल झाम नहीं होता है, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। उच्च गुणवत्ता के साथ शिक्षकों के मार्गदर्शन में आपको यहाँ पर बढ़िया से अध्ययन करवाया जाता है। तो आप लोग मस्ती के साथ पढ़िएगा। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह दे करके जा रहा हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार करवाए। उन नोट्सों से आपको बहुत अच्छा क्या मिलेगा, रिजल्ट, आपके नंबरों में उत्कृष्ट अंक आने की बहुत संभावना रहेगी। क्यों? क्योंकि सारी क्लासेस YouTube पर हैं, और साथ में अगर कंटेंट भी मिल जाए नोट्स के माध्यम से तो फिर बल्ले बल्ले हो जाए। उसको जल्दी से आप सूचित करिएगा, उसकी जानकारी लीजिएगा, और उसको अपने पास जल्दी से मंगा लीजिएगा। वो कैसे आएंगे, कैसे आपको उनकी जानकारी मिलेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में देना है। चलें अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।